नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू सिंह, आपका दोस्त और होस्ट। प्रोग्राम है ओपन माइक। प्रोग्राम ओपन माइक में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है कि इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, शिक्षा, एजुकेशन। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित कर रखा है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेता आकाश सिंह। आकाश सिंह से हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। तो आकाश जी, आपका स्वागत है। हाँ आकाश जी, आपका प्रोग्राम ओपन माइक में स्वागत है। तो आप एक छात्र नेता हैं, तो शिक्षा को बहुत नजदीक से देखते हैं। तो आज जी सबसे बिल्कुल। बड़ी जो समस्या है शिक्षा को लेकर, छात्रों में बहुत बड़ी समस्या आ रही है, उसका कारण क्या है? जी देखिए, शिक्षा बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। हमारे सामाजिक जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा अहम योगदान है। वर्तमान परिवेश में शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। हम जहाँ से सीखें वही शिक्षा है। वर्तमान समय में शिक्षा को व्यवसाय के रूप दे दिया गया है। बिना पढ़े हमें डिग्रियां मिल जा रही हैं, हमें बिना पढ़े प्रमोशन मिल जा रहा है। शिक्षा का मतलब सीखना। सीखना तो हमें मिला ही नहीं। हमें तो बिना पढ़े व्यावसायिक रूप से प्राइवेट कॉलेजों के तहत अन्य संसाधनों से शिक्षा को व्यवसायीकरण करके शिक्षा के स्तर को गिरा दिया गया। तो इस सब के पीछे कौन है जो शिक्षा को एकदम व्यवसाय के रूप में ले रहा है? जी, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा और आपका भी अहम योगदान। वर्तमान पीढ़ी, वर्तमान परिवेश में आप हम जी रहे हैं। हमारे समाज के चारों तरफ छात्र हैं। मैं तो 7 साल से छात्र राजनीति कर रहा हूँ। मैं छात्र जीवन को, शिक्षा को बहुत करीब से देख रहा हूँ। सबका एक ही मंशा है, बिना पढ़े हमको ये डिग्री मिल जाए, वो डिग्री मिल जाए। शिक्षा ग्रहण करना कोई चाहता ही नहीं है। क्लासेस चल रही हैं, बच्चे क्लास में प्रवेश करना ही नहीं चाहते हैं। जब तक आप सीखने के प्रति अग्रसर नहीं होंगे तब तक शिक्षा का स्तर बढ़ेगा नहीं, व्यवसायीकरण खत्म होगा नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, मान लिया, लेकिन छात्र संघ की भी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। क्या छात्र संघ अपनी जी जिम्मेदारी निभा पा रहा है? जी बिल्कुल। छात्र संघ अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है। हम लोग प्रत्येक साल हम छात्रों के प्रोत्साहन के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाएं कराते हैं, अन्य जिसमें उनकी रुचि है, अनेक प्रकार की उसमें ऑप्शन रहता है। जिस रुचि में आप चाहें उसमें आप पार्टिसिपेट करके कार्यक्रम को आगे कर सकते हैं। छात्रों के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हर साल, प्रत्येक साल हम लोग कराते हैं। लेकिन इसका कुछ सार्थक नतीजा नहीं सामने आता है। इसके लिए क्या जी आपको नई जी रणनीति बताएं। पर नहीं काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, हम लोग नए रणनीति पे भी काम करने का विचार कर रहे हैं। फिलहाल अभी पूरा देश कोविड से जूझ रहा था। हम्म। इसकी वजह से अब विश्वविद्यालय खुलने का समय आ गया है। अब हम लोग नई रणनीति के तहत शिक्षा के स्तर को उच्चतम स्थान पर ले जाने का कार्य करेंगे। जैसे आपने अभी कोरोना का जिक्र किया है, कोरोना जी दो जी साल हो गए, लगभग लगभग 2 साल हो चले हैं। जी आ, जी इस दौरान शिक्षा जो हमारी है, शिक्षा पद्धति है, ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड हो गई, जो हमारे लिए एक नई चीज है। तो ऐसे में क्या आप समझ पा रहे हैं, जो हमारे गांव से आते हैं, जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, उनके लिए क्या शिक्षा मिल पाना दुर्भाग्य लगता? जी बिल्कुल। गांव के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज न के बराबर है, समझिए। वहाँ नेटवर्क इशू, गांव में सबके पास फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर सकें। तो ऑनलाइन क्लासेज गांव के लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। गांव के बच्चों के लिए अलग से सुविधाएं रखनी चाहिए विश्वविद्यालय को, जिसके तहत गांव के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते वैसे मैं एक आम
एक साधारण सी शब्दों में पूछना चाहता हूं, छात्र नेता की जिम्मेदारी होती क्या है? ये छात्रों के ऊपर समस्याओं का निर्वहन करना है। किसी भी छात्र के ऊपर कोई भी समस्या आती है, शिक्षा को लेकर कोई समस्या आती है, उसमें हम आगे आएं, उस चीज का निवारण करें, उससे छात्रों को बचाएं, किसी भी छात्र को किसी भी संकट में न फंसने दें, शिक्षा के ऊपर कोई आँच ना आने दें। आपको नहीं लगता है कि हमारे जो छात्र हैं, वो जो शिक्षा का अधिकार है उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है? तो जहां तक मुझे लगता है शिक्षा सबको प्रॉपर वे में मिलता है। हमने तो देखा है, अच्छा। 7 साल तो मैं विश्वविद्यालय में हूँ, मैं तो यही देखते आ रहा हूँ, शिक्षा क्लासेस चलती हैं, लेकिन सबको मुफ्त में चीजें चाहिए, बिना पढ़े, बिना सीखे। स्नातक का एक कोर्स है बीए, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे आप इससे। हम्म। आप बीए, प्रत्येक गांव में अगर 100 बच्चे हैं तो वहाँ 80 बच्चे बीए पास हैं। कहाँ से पास हैं, कॉलेज का नाम तक नहीं पता है। तो ऐसे कैसे शिक्षा का सुधरेगा? अब शिक्षा माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय है। किताबें, जी जी बिल्कुल। वर्दी, हम्म। ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। कहीं पर कोई शिक्षा दी जाती है, कहीं पर कोई शिक्षा देती है, लेकिन सरकार ने एक फ्रेम बना रखा है कि आपने इस कोई सीबीएसई का फ्रेम है, कोई बोर्ड का फ्रेम है, उससे बाहर क्यों जा रहे हैं? इस पर सरकार को क्या करना चाहिए? जी देखिए, सरकार ने सभी जगह विश्वविद्यालय में मतलब लाइब्रेरी की व्यवस्था करा रखी है सरकार ने, जहां आपको जो चाहे वो पुस्तक उपलब्ध होगी। आपको मनचाही पुस्तक नहीं मिल पा रही है जिससे आपको शिक्षा ग्रहण करना है, आप वहां लिखित में दीजिए, हफ्ते भर के अंदर उसको उपलब्ध करा दी जाएगी। ये पूरे भारतवर्ष में चल रही है। सरकार इस पे पूरी तरह से सचेत है। लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई जा चुकी है, जिसको जिन किताबों की आवश्यकता है उन किताबों की व्यवस्था उनको कराई जा रही है, ताकि किसी भी व्यवसायीकरण की तरफ छात्र न मुड़े। दोस्तों, वक्त है एक छोटा से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी हमारी आकाश सिंह से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे शिक्षा के बारे में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश सिंह जी, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संगठन के एक नेता हैं। तो अ, उनसे हम बात करते हैं। आकाश जी, एक बात बताइए, शिक्षा के स्तर जी में रोजाना गिरावट आ रही है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जी, उसके पीछे हम और आप और वर्तमान समय के छात्र, जो व्यवसायीकरण की तरफ चल चुके हैं, जो हम्म। सीखने से नहीं डिग्रियां इकट्ठा करने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसी डिग्री हमारे किस काम की जो हम समाज को कोई दिशा ना दे पाए? जी जी, इसी वजह से तो आज शिक्षा में गिरावट आ गई है। यही एक कारण है, उस डिग्रियों की वजह से शिक्षा में गिरावट आ गई। हमने सीखा ही नहीं, हमारे पास डिग्रियां आ गई। स्वाभाविक सी बात है, शिक्षा में गिरावट तो आनी है। तो इसके लिए छात्र संगठनों की जिम्मेदारी क्या है? पर इसके लिए छात्र संगठन प्रतिबद्ध होके छात्रों को मोटिवेट करके उनको शिक्षा की तरफ प्रोत्साहन कर रहा है। इसके लिए छात्र संगठन प्रत्येक वर्ष स्वयं सिद्ध जैसे कार्यक्रम कराता है, जिसमें स्वयं को सिद्ध करने का मौका दिया जाता है छात्रों को। आपको नहीं लगता कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, शिक्ष छात्र संगठनों को अपना एकमात्र मोहरा समझती हैं? जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है छात्र संगठनों को राजनीतिक पार्टियां मोहरा समझती। छात्र संगठन किसी व्यक्ति विशेष का तो है नहीं। सभी छात्र इकट्ठा होते हैं तो एक छात्र संगठन बनता है। कोई व्यक्ति विशेष अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपनी भविष्य की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ मुड़ता है, तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि छात्र संगठन भी उसकी तरफ मुड़ गया। वो व्यक्ति अपना या व्यक्ति विशेष अपने भविष्य के राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी विशेष पार्टी की तरफ झुकाव करके छात्र संगठन को बदनाम करने का कार्य करते हैं। जबकि छात्र संगठन का कार्य सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए, हितों के लिए लड़ना है।
देखो, हमारे देश में बहुत सारे छात्र नेता हैं जो राजनीतिक पटल पर बहुत बड़ा अपना नाम कमा रहे हैं। वो छात्र संगठन से जुड़े हुए थे, कोई भी हो सकता है, किसी भी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी राजनीतिक पार्टी का। और कुछ ऐसे भी हैं पथभ्रष्ट हो गए हैं छात्र नेता, जो कहीं पर मारकूट इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि छात्र संगठनों को या छात्र नेताओं को सिर्फ छात्रों के बारे में सोचना चाहिए, राजनीति के बारे में नहीं? जी बिल्कुल, छात्र नेताओं को, जब तक हमारा शिक्षक चल रहा है, शिक्षक जब तक हम पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, तब तक हम छात्र राजनीति के बारे में सोचते हैं। उसके बाद हम भविष्य की राजनीति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर भी हम ऐसा नहीं छात्रों को छोड़ देंगे। हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम फिर भी छात्रों के साथ वहाँ भी खड़े रहेंगे। जब छात्र के अहित में काम होगा, हम वहाँ आपको खड़े मिलेंगे। कोई भी छात्र नेता अगर अपनी भविष्य की राजनीति के लिए किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है, तो उसका व्यक्तिगत लाभ तो होता ही है, लेकिन छात्रों के लाभ के लिए भी उसको लड़ना चाहिए। जैसा कि मैंने सुना है, पिछले काफी अरसे से छात्र संगठनों के चुनाव तक नहीं हुए। तो ऐसे में ये छात्र संगठन अपना दायित्व का निर्वहन कैसे कर रहे हैं? जी, छात्र संगठन सिर्फ छात्र संघ चुनाव के लिए ही नहीं है। छात्र संगठन, मैंने आपसे पहले बताया, छात्रों के हितों के लिए छात्र संगठन कार्य करता है। हम छात्रों के हितों के लिए कार्य करते हैं। छात्रों के हितों की बात आएगी तो हमें छात्र संघ नहीं चाहिए, बस छात्रों के हितों में कार्य हो, उससे हमको मतलब है, छात्र संघ से नहीं मतलब। छात्र संघ अगर होता है तो भी सही है, नहीं होता है तो भी हम छात्रों के हितों के लिए लड़ेंगे और निरंतर लड़ते रहेंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि आज के युग में शिक्षा के लिए शिक्षा माफिया ने इस पर कब्जा कर रखा है। तो इससे निजात पाने के लिए हमारी कहां तक की जिम्मेदारी है छात्र संगठन इसमें की? हमारी अहम जिम्मेदारी, हमें छात्र संगठन के साथ साथ हमें अपनी भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। छात्र संगठन छात्रों को प्रोत्साहन करता है कि शिक्षा माफिया की तरफ न झुकाव करके हमें शिक्षा ग्रहण करके, सीख के हम डिग्रियां हासिल करें, सीख के हम शिक्षा हासिल करें। शिक्षा का अर्थ ही है सीखना। हम जहां से सीखें वही शिक्षा, जो हमें सिखाए वही शिक्षक है हमारा। तो शिक्षा का अर्थ है सीखना। छात्र संगठन छात्रों को प्रोत्साहन करते हैं कि सीखिए, सीखने के बाद डिग्रियां हासिल करिए, न कि डिग्रियां हासिल करने के बाद सीखिए। आजकल जो मेधावी छात्र हैं उनमें निराशा है, जी अकेलापन है, जी रोजगार को लेकर के। एक तो वैसे कोरोना की मार चल रही है, ऊपर से बिना एग्जाम कराए बच्चे पास हो जा रहे हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है? जी, बिना एग्जाम कराए पास होना मेधावी छात्रों के लिए बहुत ही निराशाजनक चीजें हैं। पूरे साल की पढ़ाई करने के बाद अगर अंततः प्रमोट कर दिया जाए जनरल मार्किंग करके, तो ये तो मेधावी छात्रों के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। ये उन छात्रों के लिए खुशी की लहर है जिन्होंने किताब तक खरीदी तक नहीं है, लेकिन जो पूरे साल भर दिन रात एक करके मेहनत किया, उनके लिए बहुत ही निराशाजनक विषय है। ले चूंकि अब कोरोना काल है, इसके वजह से बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों के जीवन के खतरे को देखते हुए प्रमोशन भी अति आवश्यक था। तो जैसा हमारी बात हो रही थी कि शिक्षा शिक्षा का लोग वंचित हो रहे हैं, गांव तक शिक्षा का प्रसार नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या सरकारों को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे गांव में लोग जो हैं, अब देखो कोरोना काल चल रहा है, स्कूल सभी बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है। तो उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आपका कोई सुझाव? जी, मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि गांव के बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं, ऑनलाइन क्लास से वंचित हो जाते हैं। उनके लिए सरकार के साथ साथ
जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जो भी कॉलेज क्लास चला रहे हैं, उनको कोई ना कोई अलग से सुविधा रखनी चाहिए कि हमारे छात्र कैसे पढ़ें। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। इस चीज को देखते हुए सारे जो भी कॉलेज ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, उनको गांव के बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ ऐसे नियम, ऐसे कुछ नए प्रावधान बनाने चाहिए कि वो भी बच्चे क्लास से वंचित ना हो पाए, वो भी अपने शिक्षा ग्रहण कर सकें। जैसा कि ये आकाश जी ने अभी एक स्लोगन दिया था, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ये तो सरकार, हमारी केंद्र सरकार की एक मुहिम है। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन लेते हैं थोड़ा छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आकाश जी से इसी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश जी। आकाश सिंह जी एक छात्र नेता हैं जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, दर्शकों को मैं बता दूं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है, एक उत्तर प्रदेश में अपना अहम योगदान रखती है शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर बहुत से ऐसे स्कॉलर हुए हैं जो आज देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो आकाश जी आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां का शिक्षा के मामले में बहुत बड़ा नाम है, उत्तर प्रदेश। जी यहाँ पर बहुत सारे आईएएस, पीसीएस और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आप तो देखते ही हैं, और जो शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आपके मुख्यमंत्री खुद छात्र राजनीति में रहे हैं और गोरखपुर में उनका बहुत बड़ा दबदबा है। तो ऐसे में इतना कुछ होने के बावजूद गोरखपुर शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ क्यों है? जी, जब से महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, विशेष तौर पे गोरखपुर क्षेत्र के लिए कुछ ऐसे कोर्सेज थी जिनकी यहाँ सुविधाएं नहीं थी, जिनको पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, दूसरे राज्य जाना पड़ता था। उन सभी कोर्सेज को महाराज जी ने गोरखपुर में प्रोवाइड कराया। एक और नए विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय ऑफ गोरखपुर, और उसमें मेडिकल लाइन से रिलेटेड सारी सुविधाएं महाराज उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें शिक्षा के स्तर में काफी सुधार देखने को मिलेगा। बच्चों को बाहर जानी नहीं पड़ेगी, सारी सुविधाएं आपको यही गोरखपुर में मिलेगी, जिससे शिक्षा के तरफ छात्रों की रुचि बढ़ेगी। तो जैसा कि आपने बताया, देखो पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी थी, इसमें साइंस के कोर्स और आर्ट्स के कोर्स थे, दो कोर्स होते थे। तकनीकी के मामले में चलो अन्य शिक्षा संस्थान है। अभी वहां हो गया, हाँ, मोहन मालवीय जी का एक है, और तकनीकी शिक्षा जी युग आ गया है, हम तकनीक में काम कर रहे हैं। जी अब बीए एमए की उतनी कोई खासियत नहीं है, बीटेक, बीईए और अदर कोर्सेज आ गए हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि जो हमारे गांव, क्योंकि गोरखपुर के आसपास से सभी ग्रामीण हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पढ़ने आते हैं गोरखपुर में, तो उनमें हाँ, जो अंग्रेजी माध्यम उनके लिए टेढ़ी खीर है। तो ऐसे में कुछ ऐसी पद्धति अपनाई जा रही है जिनको उनको उनके शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सके। जी बिल्कुल। विश्वविद्यालय, जहाँ से मैं छात्र राजनीति करता हूँ, विश्वविद्यालय में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में क्लासेस चलती हैं। आपको हिंदी में पढ़ने का रुचि है, आप हिंदी पढ़िए। आपको हिंदी, अब तो सरकार ने भी लागू कर दिया, जिसको हिंदी में पेपर देने का मानो हिंदी में दे, जिसको इंग्लिश में देने का मानो इंग्लिश में दे। अब तो हमारे लिए और आसान चीजें हो गई, छात्रों के लिए और आसान हो गई। जिसने जहां से जिस तरह से पढ़ा, हिंदी पढ़ा तो हिंदी मीडियम में पढ़े, इंग्लिश में पढ़ा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, उससे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे आपके भविष्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी टेक्निकल पढ़ाई चालू हो गई, बीटेक की वहां पे एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो कई बार हमने सुना है कि छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं,
छात्रों ने हाईवे जाम कर दिया है, तो कहीं न कहीं हम अपने गुरुजनों के खिलाफ नहीं जाते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, हम उन्हीं के आगे विरोध में उतर जाते हैं। जी, बिल्कुल। कभी-कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि गुरुजी द्वारा लिया गया फैसला हमारे भविष्य के खिलाफ है। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है और इसके लिए हम अपने गुरुजी के खिलाफ भी जाकर सड़कों पे उतरने का भी कार्य करते हैं। और गुरु तो गुरु होता है और गुरुजी हम लोग की बात पूरी तरह से मानते नहीं और हम लोग अपने कार्यों में फ़तेह हासिल करते हैं। तो वैसे छात्र राजनीति होती क्या है? आसान शब्दों में। छात्रों के हितों के लिए लड़ना, उसी को छात्र राजनीति है। वैसे हित होते क्या हैं छात्रों के? छात्रों के साथ कोई किसी भी समस्या एडमिशन संबंधित से लेके छात्रों के भविष्य से लेके छात्रों की नौकरी से लेके कहीं भी छात्रों के पेपर वर्क से लेके अब तो छात्र नेता सिर्फ छात्रों के नहीं सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखने लगा। समाज में भी कहीं बुराइयां उठती हैं, छात्र नेता वहां उपस्थित रहते हैं। तो इसे अब हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा अन्य कार्यों में आपका? जी बिल्कुल नहीं, हम छात्र हितों के लिए लड़ते आए हैं तो समाज हितों के लिए भी हम लड़ सकते हैं, हम छात्र हैं। और ऐसा कहीं लिखा तो गया नहीं है कि सिर्फ नेता ही समाज के हित के लिए लड़ेंगे, छात्र भी लड़ सकते हैं समाज हित के लिए। चलो, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपसे एक सवाल, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, शहरी परिवेश में अपने आप को कैसे रखें? जी, अनुभव तो बहुत ही कठिन था। गांव से शहर आने के बाद बहुत दिक्कतें हुई। 1 डेढ़ साल 2 साल तो माहौल बनाने में लग गया, ढलने में। गोरखपुर से गांव धीरे-धीरे परिवेश में आदमी रहने लगा। जिधर हवा बही उधर हम भी चल चले। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा में सुधार आएगा? जी बिल्कुल आएगा। शिक्षा में सुधार लाने के लिए हम और आप निरंतर प्रयास करेंगे, शिक्षा में सुधार ज़रूर आएगा। ठीक है। तो ये थे आकाश सिंह जी। आकाश सिंह से हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम का यहीं पर वक्त हो गया है। तो अगले एपिसोड में हम अन्य मुद्दों पर आकाश जी से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।